उन बड़ी और छोटी बादाम जैसी आंखों की जोड़ी को देखकर मेरा मूड और भी खुशनुमा हो गया। सच में घर पर एक खूबसूरत वाइफ और एक प्यारा सा बच्चा हो तो लाइफ इससे बेहतर नहीं हो सकती। ब्रेकफास्ट के बाद हमने हमेशा की तरह लिली को किंडरगार्टन छोड़ा। फिर हम दोनों ऑफिस के लिए निकल गए। ज्यादातर स्टाफ पहले ही आ चुका था और सब अपने अपने काम में बिजी थे। वोंग, शिनी और वुइंग भी जल्दी आ गए थे। वे अभी अभी एंजेला के ऑफिस से अपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करके बाहर निकले थे। कल के मुकाबले आज उनके चेहरों की मुस्कान बिल्कुल अलग और चमकदार थी। उनमें से किसी ने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि किसी दिन वे वाकई ऐसी कंपनी ज्वाइन करेंगे जिसकी इतनी पहचान और चर्चा है, उस पर भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन करना जिसके बारे में उन्होंने पहले कभी सपने में भी नहीं सोचा था। एक फ्री कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कोई पाबंदी नहीं थी और कोई शर्त नहीं जुड़ी थी। भले ही अभी पोएटिक एंटरटेनमेंट के पास उन्हें ऑफर करने के लिए ज्यादा रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन हर कोई जानता था कि पोएटिक एंटरटेनमेंट का फ्यूचर बेहद शानदार है। इसकी कामयाबी की कोई लिमिट नहीं थी। सेरेना और मैं अभी ब्रेक रूम में घुसे ही थे कि मिस क्लेयर भी अंदर आ गईं। गौर करने वाली बात यह है कि मिस क्लेयर फिलहाल न सिर्फ सेरेना की मैनेजर के रूप में काम कर रही थीं, बल्कि कंपनी के ऑपरेशंस और डेवलपमेंट को भी देख रही थीं। पोएटिक एंटरटेनमेंट अभी भी ग्रो कर रहा था और जब मैनेजमेंट टैलेंट को रिक्रूट करने की बात आती थी तो मेरे स्टैंडर्ड्स काफी स्ट्रिक्ट थे। भरोसेमंद होने और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के साथ साथ उनकी प्रोफेशनल काबिलियत भी टॉप टियर की होनी चाहिए थी। ऐसे लोग मिलना वाकई मुश्किल था, इसलिए मैं किसी जल्दबाजी में नहीं था। इसके अलावा कंपनी पूरी तरह से चाइनास अल्टीमेट वॉइस से जुड़ी चीजों में डूबी हुई थी और मेरे पास अभी मैनेजमेंट लेवल की हायरिंग के लिए रिक्रूट और स्क्रीन करने का समय या एनर्जी नहीं थी। गुड मॉर्निंग मिस क्लेयर। मैंने मिस क्लेयर की तरफ देखा जो पहले से ज्यादा एनर्जेटिक लग रही थी और उन्हें स्माइल के साथ ग्रीट किया। सेरेना आगे बढ़ी और मिस क्लेयर का हाथ पकड़ लिया और दोनों मिस क्लेयर के सामने बैठ गईं। सेरेना हमेशा एक छोटी बच्ची जैसी लगती थी। जब वे पहली बार मिले थे उसके मुकाबले अब वो कई साल छोटी लग रही थी। यहां तक कि उसके सफेद बालों को भी वापस काला डाई कर लिया गया था। उसके चेहरे पर मुस्कान अब और भी अक्सर दिखने लगी थी। सब कुछ एक बेहतर दिशा में बढ़ रहा था और इतना ही काफी था। गुड मॉर्निंग मिस्टर जेम्स। कुछ चीजें हैं जो मुझे आपको बतानी है। टीम में एंटरटेनमेंट की क्वीन मुबाई को अर्जेंटली देश वापस बुला लिया गया है। वो पहले से ही ट्रेंडिंग चार्ट्स पर है। शांगशी एंटरटेनमेंट के किंग ती हुआ भी आज सुबह शांगशी बिल्डिंग में दिखाई दिए और दूसरी एंटरटेनमेंट कंपनियों के कई फर्स्ट ईयर आर्टिस्ट्स ने बेसिक तौर पर अपने बाकी काम साइड में रख दिए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हर कोई चाइनास अल्टीमेट वॉइस की तैयारी में पूरी जान लगा रहा है। ची हुआ और मुबाई, ये दोनों अभी राज कर रहे रॉयल्टी की तरह हैं। उन्होंने लंबे समय से टॉप स्पॉट्स पर कब्जा कर रखा है और उनका बहुत बड़ा फैन बेस है। पिछले 1 साल से एक फिल्मों की शूटिंग में बिजी था और दूसरी वर्ल्ड टूर के लिए ओवरसीज गई हुई थी। ऑनलाइन उन दोनों के बारे में चर्चा काफी कम हो गई थी, लेकिन किसी ने भी 1 सेकंड के लिए भी उनके इन्फ्लुएंस पर शक नहीं किया। बस अभी देखिए, जैसे ही उन्होंने अपना चेहरा दिखाया वे ट्रेंड करने लगे। सिर्फ वही बात सब कुछ बयां कर देती है। अब उन दोनों के अचानक लौटने और अपनी अपनी कंपनियों में दिखने के साथ और दूसरी कंपनियों के फर्स्ट ईयर आर्टिस्ट्स की हाई प्रोफाइल अपीयरेंस को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तूफान आने से पहले सन्नाटा छा रहा है। हवा में कुछ बड़ा होने का एहसास है। कमरे का माहौल समझने वाला कोई भी व्यक्ति समझ सकता था कि इस सिचुएशन का मतलब था कि एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की पुरानी ताकतें पोएटिक एंटरटेनमेंट के खिलाफ मोर्चा खोल रही हैं। ऑनलाइन रिएक्शंस दो तरफा बट गए थे। दोनों तरफ के फैंस ने हार मानने से मना कर दिया। इससे पहले कि मेन प्लेयर्स ने कंपटीशन शुरू भी किया होता, नेटिजन्स पहले से ही एक दूसरे के गले पड़े हुए थे। सेरेना ग्रेट है, लेकिन मेरी क्वीन मुबाई बेस्ट है। मेरी क्वीन के लिए अनकंडीशनल सपोर्ट। मैं मानता हूं कि मुबाई की स्किल असली है, लेकिन भूलिए मत, मैंने पोएटिक को नहीं भुलाया है। पोएटिक अनबीटेबल है। मुझे बस एक बात पूछने दीजिए, क्या इस इंडस्ट्री में एक भी इंसान है जो वाकई टिक सकता है? तुम मेरे ची हुआ को कहाँ रख रहे हो? मत भूलो कि ची हुआ सिर्फ एक सिंगर नहीं है, वो एक सॉन्ग राइटर भी है। क्या मेरे ची हुआ को अब पीछे हट जाना चाहिए या पोएटिक कुछ ज्यादा ही कंफर्टेबल हो गया है? ईमानदारी से कहूं तो 1-on-1 मुझे लगता है कि जेम्स रिवर्स के अलावा पोएटिक एंटरटेनमेंट के पास वाकई कुछ नहीं है। सच बात तो यही है। एक राज करने वाला किंग और क्वीन, ये कोई हाइप नहीं है, उन्होंने इसे कमाया है। एक पोएटिक फैन होने के नाते मैं बस इतना कह सकता हूं कि पोएटिक लगे रहो। मुझे भी पोएटिक फैंस की गिनती में जोड़ लो। चाहे कुछ भी हो, मैं हमेशा उन्हें सपोर्ट करूंगा। दूसरी कंपनियों के उन फर्स्ट ईयर आर्टिस्ट्स को मत भूलिए, वे भी कोई कम नहीं है। सेरेना के बाहर पोएटिक एंटरटेनमेंट के पास आखिर और कौन है? ये मुश्किल होने वाला है। पोएटिक एंटरटेनमेंट अकेले दम पर इंडस्ट्री की हालत बदलने की कोशिश कर रहा है। ये वाकई में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पूरा इंटरनेट उथल पुथल में था। एंटरटेनमेंट वर्ल्ड का सबसे बड़ा तूफान इस पल से ऑफिशियली शुरू हो चुका था। यहां से ग्रैंड मुकाबला पूरी तरह से शुरू हो गया था। पोएटिक एंटरटेनमेंट के अंदर मिस क्लेयर की पूरी रिपोर्ट सुनने के बाद मेरे एक्सप्रेशन में जरा भी बदलाव नहीं आया।
मेरे अंदर कुछ ऐसा था जो एकदम अटल था, जैसे कोई पहाड़ जो हवा के कितने भी तेज झोंके से न हिले। मैंने मिस क्लेयर की तरफ देखा और मुस्कुराया। अब ये और भी इंटरेस्टिंग हो गया है। इससे पहले उनमें से कोई भी सीरियसली लेने लायक नहीं था। वो विल तो बस प्योर कॉमेडी था। इस तरह के बदलाव के खिलाफ मैं सच में परेशान नहीं था। दुनिया की नींव जितनी गहरी होगी, मैं उतना ही उसका स्वागत करूंगा। दो अलग कल्चर्स की दुनिया के स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स आपस में टकरा रहे हैं, इससे कैसी चिंगारी निकलेगी। सच कहूं तो मैं इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। ये कहने के बाद मैंने पोएटिक एंटरटेनमेंट के सभी आर्टिस्ट्स को एक साथ बुलाया और कंपनी की स्थापना के बाद से पहली मीटिंग की। उस पूरी मीटिंग का सार हर इंसान के हाथ में थमाया गया एक गाना था, हर किसी के लिए एक गाना। इसने सबको पूरी तरह से हैरान कर दिया। वे चुपचाप शीट म्यूजिक को पकड़कर उसे पढ़ने लगे। वे इसे जितना आगे पढ़ रहे थे, उनकी आंखें उतनी ही चौड़ी होती जा रही थीं। ये वाकई एक बेशकीमती खजाना था। जब उन्होंने अपना सिर उठाया तो जिस तरह से वे मुझे देख रहे थे वो पूरी तरह बदल चुका था। उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जैसे वे मुझे पूरा निगल जाना चाहते हों। खासकर किंग लू हुइंग और शियाओ चिन। जब तक उन तीनों ने इसे पढ़ना खत्म किया, उनका दिमाग सुन्न हो चुका था। ये गाने ऐसे लग रहे थे जैसे खास तौर पर उन्हीं के लिए लिखे गए हों। लुयांग के हाथ, जिनमें शीट म्यूजिक था, कांप रहे थे। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसके हाथ में जो गाना था, वैसा उसने सिर्फ अपने सपनों में देखा था। एक ऐसा गाना जिसकी उसने अपनी पूरी जान लगाकर तमन्ना की थी। उसे यकीन था कि सिर्फ इसी एक गाने से वो रातों रात इंडस्ट्री की क्वीन बन जाएगी। सिर्फ क्वीन ही नहीं, राज करने वाली क्वीन। लू होइंग ने ऊपर देखा और बाकी सब की तरह गहरी और संजीदा आंखों से मेरी तरफ देखा। मिस्टर जेम्स, क्या ये वाकई मेरे लिए है? बिल्कुल, मैंने मजबूती से सिर हिलाया। लू वोइंग को इस तरह देख मेरा दिल शांत इमोशन से भर गया। ये वो इंसान था जिसकी आवाज ने कभी अनगिनत लोगों को रुला दिया था। इस दुनिया में सिर्फ लू रोइंग ही इस गाने के काबिल थी। मैंने बाकी सबकी तरफ देखा और पूरी ईमानदारी से कहा, इसे बिना किसी फिक्र के गाओ। कंपनी ने पहले ही इसके कॉपीराइट्स रजिस्टर करा लिए हैं। जब तक तुम हमारे साथ हो, मैं हर चीज का वादा तो नहीं करता, लेकिन तुम्हारे अपने गानों का खजाना कभी खाली नहीं होगा। ये सुनकर सबने सिर हिलाया। उन सबको अपने हाथों में मौजूद शीट म्यूजिक अब थोड़ा और भारी महसूस होने लगा। ये उन पर मेरा भरोसा था। हमारी पहली साथ की शुरुआत के लिए मैंने उनमें से हर एक को कुछ ऐसा असाधारण दिया था जो उन पर पूरी तरह फिट बैठता था। मैं इसी तरह का इंसान था और मेरे भरोसे के बदले में वे इन गानों की अपनी परफॉर्मेंस को बेस्ट लेवल तक ले जाने के लिए जी जान लगा देंगे। मीटिंग खत्म हुई। किसी ने एक शब्द नहीं कहा। उन्होंने शीट म्यूजिक को अपने सीने से लगा लिया और एक्साइटमेंट के साथ अपने अपने रिकॉर्डिंग स्टूडियो की तरफ चल दिए। मैंने उन्हें जाते हुए देखा और एक लंबी गहरी सांस ली। अब तूफान उठने वाला था। इन लोगों के आने से चाइना की म्यूजिक वर्ल्ड हिल जाएगी। हर नेटिजन के इंतजार और हर एंटरटेनमेंट कंपनी की नजरों के बीच शुक्रवार 22 नवंबर को चाइनास अल्टीमेट वॉयस का तीसरा एपिसोड आखिरकार आ गया। इस एपिसोड के टिकट बहुत पहले ही बिक चुके थे और ब्लैक करने वाले इन्हें आसमान छूती कीमतों पर बेच रहे थे। इसके बावजूद मैजिक सिटी स्टेडियम के बाहर अनगिनत लोग इन्हें पाने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। उस शाम 8 बजे बजने से काफी पहले ही भीड़ बहुत ज्यादा हो गई थी। चाहे टिकट हो या ना हो, हर कोई अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। सबको पता था कि कंपटीशन का ये राउंड कुछ हटकर होने वाला है। पोएटिक एंटरटेनमेंट के सभी लोग इस बार वहां मौजूद थे। यहां तक कि मैं भी छोटी लिली को सुलाने के बाद वहां पहुंचा। बाहर के परेशान नेटिजन्स के उलट यहां हर एक इंसान पूरी तरह शांत और कॉन्फिडेंट था। क्यों? सीधा सा जवाब है, मेरे गानों की वजह से। रही बात इसकी कि आज रात स्टेज पर कौन जाएगा, तो वो अभी भी एक राज था, क्योंकि मैंने कहा था कि हम ये इस आधार पर तय करेंगे कि हमें चैलेंज कौन दे रहा है। वे जिसे भी भेजेंगे, हम उसी लेवल पर जवाब देंगे। मैं उन्हें उनके अपने ही मैदान में हराऊंगा। उधर टीम में एंटरटेनमेंट में एक वीडियो कॉन्फ्रेंस चल रही थी। वे इस बात पर बहस कर रहे थे कि ओपनिंग राउंड में पहले किसे जाना चाहिए। सब कुछ डिस्कस होने के बाद लुगा ने फाइनल फैसला लिया। चूंकि हमने पहले राउंड में ही जेम्स रिवर्स को कुचलने का फैसला किया है, तो चलिए हमारी कंपनी से मुंबई को भेजते हैं। पोएटिक एंटरटेनमेंट को एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग वार्निंग मिलनी चाहिए। एक राज करने वाली क्वीन। देखते हैं जेम्स रिवर्स रात के ठीक 8 बजे इसका क्या जवाब देता है। चाइनास अल्टीमेट वॉइस ऑफिशियली शुरू हो गया। इस बार ब्रॉडकास्ट नेटवर्क भी इस कंपटीशन पर पैनी नजर रख रहा था। उन्होंने प्राइम टाइम स्लॉट को तीनों स्टेज के सबसे आगे कर दिया था, जिसका मतलब था कि शाम की सबसे पहली जंग पोएटिक एंटरटेनमेंट की होगी। जैसे ही पूरी ऑडियंस अंदर आई और अपनी सीटों पर बैठ गई, मैजिक सिटी स्टेडियम के दरवाजे धीरे धीरे बंद हो गए। पूरे वेन्यू में अंधेरा छा गया। फिर अगले ही पल हवा में चाइनास अल्टीमेट वॉइस के शब्द चमक उठे और सितारों की रोशनी के बीच ओपनिंग म्यूजिक गूंज उठा। पूरे वेन्यू का माहौल एकदम जादुई और दूसरी दुनिया जैसा लग रहा था।
उसी पल हर एक ऑडियंस मेंबर चीखने चिल्लाने लगा। इस अलग तरह की ओपनिंग ने वेन्यू में मौजूद हर इंसान को समझा दिया कि आने वाला कंपटीशन असाधारण होने वाला है। जिन लोगों को टिकट नहीं मिला था, उन्हें अब बहुत पछतावा हो रहा था। वे बस लाइव स्ट्रीम के जरिए इस शानदार इवेंट को देख सकते थे। सितारों की रोशनी में स्टेज कैमरे ने धीरे धीरे एक अकेली आकृति को आगे बढ़ते हुए दिखाया। जैसे ही वो आकृति दिखी, भीड़ में सुनामी की तरह शोर मच गया। मुंबई लाइव स्ट्रीम की ऑडियंस भी दंग रह गई। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि टीम में एंटरटेनमेंट पहले ही राउंड में अपना सबसे बड़ा पत्ता खोल देगा। क्वीन मुंबई स्टेज पे आ चुकी थी। सफेद गाउन पहने क्वीन मुंबई ऐसी लग रही थी जैसे स्वर्ग से उतरी कोई परी हो। उसने भीड़ की तरफ हाथ हिलाया। उसके मासूम चेहरे पर एक शांत और सुलझी हुई मुस्कान थी, खासकर उसकी वे आंखें जो पानी की तरह नरम और खूबसूरत थीं। उनसे नजरें हटाना नामुमकिन था। 30 की उम्र पार करते ही सिर्फ वे आंखें पूरी दुनिया को अपना दीवाना बनाने के लिए काफी थीं। मुंबई स्टेज के नीचे मौजूद भीड़ तुरंत झूम उठी। शोर और तेज हो गया। जब मुंबई ने धीरे से अपने होठों पर उंगली रखी और शाह का इशारा किया, तब जाकर ऑडियंस शांत हुई। एक क्वीन के स्टेज पर कदम रखते ही पूरे वेन्यू की एनर्जी बढ़ गई थी। ऑनलाइन लाइव स्ट्रीम देख रहे लोग भी तारीफों के पुल बांध रहे थे। क्वीन ऐसी दिखती है, ये इन्फ्लुएंस असली है। मुंबई बहुत खूबसूरत है, मुझे प्यार हो गया है। सच कहूं तो सेरेना और मुंबई एक ही लेवल पर हैं। बस फर्क इतना है कि एक शादीशुदा है और बच्चा है और दूसरी नहीं। वहां वाकई कोई मुकाबला ही नहीं है। लेकिन सेरेना के पति जेम्स रिवर्स हैं। मैं उन दोनों को पसंद करता हूं। अगर कोई और होता तो शायद कंपटीशन होता ही नहीं, चाहे वो शादीशुदा हो या नहीं। इसके अलावा स्किल ही सब कुछ है। मुंबई के मुकाबले सेरेना अभी थोड़ी नई है। उन दोनों ने अलग अलग समय पर डेब्यू किया था। सेरेना को थोड़ा और वक्त दीजिए और वो भी अगली क्वीन होगी। मुंबई के आने से ईमानदारी से कहूं तो मुझे नहीं पता कि क्या कहूं। तुलना की जाए तो पोएटिक एंटरटेनमेंट की तरफ ऐसा कोई नहीं दिखता जो उनका मुकाबला कर सके। खैर छोड़ो, बस म्यूजिक सुनते हैं। मुंबई की पहुंच और इन्फ्लुएंस को देखते हुए, बैकस्टेज होते हुए भी मैं खुद को गौर करने से नहीं रोक सका। आखिर एक क्वीन तो क्वीन ही होती है। किसी भी दुनिया में एक किंग या क्वीन का दबदबा निर्विवाद रूप से ताकतवर होता है। पोएटिक एंटरटेनमेंट के पास भले ही अभी कोई क्वीन न हो, लेकिन मेरे पास कोई ऐसा था जो क्वीन बनने से बस एक कदम दूर था। और मेरा मानना था कि आज रात पोएटिक एंटरटेनमेंट एक राज करने वाली क्वीन को जन्म देगा। वुइंग, इस बार तुम्हारी बारी है। मैंने मुस्कुराते हुए लू वुइंग की तरफ देखा। लू वुइंग एक पल के लिए ठिठकी, फिर उसकी नजरें थमी और उसने मजबूती से सिर हिलाया। ठीक है, पोएटिक एंटरटेनमेंट की तरफ से लाइनअप तय हो चुका था। स्टेज पर वापस मुंबई ने अपनी खूबसूरत बादाम जैसी आंखें झपकाईं, जिससे भीड़ से एक और लहर उठी। बड़ी स्क्रीन पर आज रात के गाने का टाइटल दिखा, रेमिनिस रेमिनिस। थोड़ा उदास करने वाला म्यूजिक शुरू हुआ और ऑडियंस तुरंत खामोश हो गई। कई लोगों ने अपनी आंखें बंद कर लीं और धुन को खुद को यादों में ले जाने दिया। ये एक भावुक और दिल को छू लेने वाला बैलेड था। स्टेज पर मुंबई ने अपने इमोशंस को संभाला और अपनी पकड़ बना ली। जब मुंबई ने पूरा गाना खत्म किया तो उसने एक लंबी और गहरी सांस ली, खुद को उस दुनिया से बाहर निकाला जिसमें वो गाना उसे ले गया था। फिर वह स्टेज के नीचे मौजूद फैंस की तरफ मुड़ी जो अपनी ग्लो स्टिक्स लहरा रहे थे और झुककर उनका अभिवादन किया। वो पीछे हटी और धीरे धीरे बैकस्टेज की ओर चल दी। लू वुइंग पहले से ही बैकस्टेज इंतजार कर रही थी। जैसे ही मुंबई बैकस्टेज की तरफ बढ़ी, उसने उसे वहां इंतजार करते हुए देखा। दोनों महिलाओं ने एक दूसरे को देखा। मुंबई की आंखों में हैरानी की एक साफ झलक थी। वुइंग, तुम पोएटिक एंटरटेनमेंट में शामिल हो गई? लू वुइंग ने हल्के से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हाँ, तुम 1 साल से देश से बाहर थी, शायद तुमने सुना नहीं होगा। जेम्स रिवर्स वाकई में एक बहुत महान सॉन्ग राइटर और एक बहुत अच्छे बॉस हैं। मुंबई के एक्सप्रेशन थोड़े ठंडे पड़ गए। वो और लू वुइंग एक दूसरे को सालों से जानती थीं और ये पहली बार था जब उसने लू वुइंग को इतनी खुलकर किसी की तारीफ करते सुना था। तो फिर मैं तुमसे ज्यादा बातें नहीं करूंगी। अब मेरी बारी है जाने की। शुभकामनाएं। सामने स्टेज की लाइटें फिर से जल चुकी थीं। लू वुइंग ने एक आखिरी बात कही और तेजी से स्टेज की तरफ बढ़ गई। मुंबई खुद को संभालते हुए वापस पलटी और लू वुइंग को जाते हुए देखने लगी। उन दोनों ने लगभग एक ही समय पर डेब्यू किया था। वो अच्छी तरह जानती थी कि लू वुइंग के पास सिर्फ एक ही चीज की कमी थी, वो एक गाना जो वाकई उसका अपना हो। एक बार वो मिल जाए तो वो भी क्वीन की लिस्ट में शामिल हो सकती थी। अर्जेंटली वापस बुलाए जाने के बाद उसे थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया था कि क्या चल रहा है। जब मेरी बात आती थी तो वो क्यूरियस भी थी और वाकई तारीफ करने वाली भी। उस तरह के टैलेंट वाला इंसान किसी की भी तारीफ का हकदार था। लेकिन टीम में एंटरटेनमेंट ने उसे शुरुआत दी थी और यही वजह थी कि क्वीन बनने के बाद भी वो टीम में एंटरटेनमेंट के साथ ही रही। लुगा पर्सनली कैसा भी इंसान हो, टीम में एंटरटेनमेंट शुरू से उसके साथ था। जब उसके पास कुछ नहीं था तब उसे रिसोर्सेज दिए और उसे वो बनाया जो वो आज है।
वो ऐसी इंसान नहीं थी जो एहसान भूल जाए। जहां तक एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की मौजूदा हालत की बात है, वो इसे अच्छी तरह समझती थी, लेकिन इसे बदलने के लिए वो वाकई कुछ नहीं कर सकती थी। और वैसे भी क्या हर किसी ने इसी तरह के माहौल से लड़कर अपना रास्ता नहीं बनाया था? इसलिए यहाँ कुछ भी सही या गलत नहीं था, बस समय बदल रहा था। मेरी मौजूदगी शायद बदलते युग के उन मोड़ में से एक थी। अगर मैंने आगे बढ़ने की हिम्मत की थी तो मेरे पास सब कुछ झेलने के लिए पर्याप्त ताकत होनी ही चाहिए थी। मोबाई ने ये सब बहुत साफ तौर पर देख लिया था। लू होइंग धीरे धीरे स्टेज पर आई और जैसे ही वो दिखाई दी, भीड़ में हैरानी की लहर दौड़ गई। ऑडियंस को उम्मीद नहीं थी कि पोएटिक एंटरटेनमेंट की तरफ से वो आएगी। सिर्फ ऑडियंस ही नहीं, उस वक्त टीम में एंटरटेनमेंट के कॉन्फ्रेंस रूम में भी सन्नाटा पसर गया। उनके चेहरों की मुस्कान वहीं जम गई। हर कोई यकीन न करते हुए बड़ी स्क्रीन को घूर रहा था। जो वे देख रहे थे उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। लू वोइंग एक ऐसी आर्टिस्ट जो कभी मोबाइल के बराबर खड़ी थी। अगर उसे वो एक गाना न मिला होता जो वाकई उसका अपना था, तो वो बहुत पहले ही क्वीन बन गई होती। खासकर लुगा, उसके हाथ में मौजूद चाय का कप इस वक्त कांप रहा था। लू वोइंग कितनी खतरनाक हो सकती है, ये उससे बेहतर कोई नहीं समझता था। टीम में एंटरटेनमेंट के चेयरमैन ने उस समय मोबाइल को उससे आगे रखने के लिए भारी भरकम पैसा खर्च किया था, अनगिनत टॉप सॉन्ग राइटर्स को बुलाया था, और आखिर में बमुश्किल एक ऐसा गाना मिल पाया जिसने मोबाइल को क्वीन की पोजीशन तक पहुंचाया। लेकिन अब लू वोइंग फिर से स्टेज पर थी और इस बार उसके पास मेरे जैसे मॉन्स्टर का साथ था। जैसे ही लुगा ने इसके बारे में सोचा, उसके अंदर एक सिहरन दौड़ गई। कुछ ही पल पहले वो जीत के प्रति पूरी तरह आश्वस्त महसूस कर रहा था और अब उसका दिल पूरी तरह से घबराहट में डूब गया था। लाइव स्टेज पर लू वोइंग ने सफेद बटन वाली शर्ट पहनी थी जिस पर गार्डेनिया की पंखुड़ियां छपी थीं और साथ में हल्के नीले रंग की प्लीटेड स्कर्ट थी। बस वहां इस तरह खड़े होकर ही उसने ऑडियंस के एक बड़े हिस्से का दिल जीत लिया था। उसके चेहरे पर वो प्यारी सी मुस्कान, जिसे एक बार देखने पर ही इंसान को तुरंत सुकून महसूस होता था। ऑफिशियल लाइव स्ट्रीम में मोबाइल के बारे में चल रहे कमेंट्स अचानक रुक गए। खामोशी छा गई। फिर स्क्रीन पर वॉल टू वॉल सिर्फ क्वेश्चन मार्क्स नजर आने लगे और उसके बाद जैसे हैरान कर देने वाले कमेंट्स का सैलाब आ गया। उस पल हर एक देखने वाला और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गया। लू वोइंग, दोस्तों, वो एरा वाकई वापस आ रहा है। अभी मैं जो फील कर रहा हूं उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। जो भी उस दौर में जिया है उसकी आंखों में इस वक्त पक्का आंसू होंगे। लू वोइंग ने वाकई पोएटिक एंटरटेनमेंट ज्वाइन कर लिया है। मैंने कभी इसे इमेजिन करने की हिम्मत भी नहीं की थी। दोस्तों, आगे जो होने वाला है मैं उसे लेकर और भी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूं। इतनी उत्साही भीड़ का सामना करते हुए लू वोइंग लगभग सुन्न महसूस कर रही थी। उसे इस तरह के स्टेज पर खड़े हुए बहुत लंबा समय हो गया था। पिछले 2 सालों से वो उसे गाने की तलाश में थी और अब आखिरकार उसने उसे पा लिया था। उसी पल म्यूजिक शुरू हुआ। पूरी ऑडियंस ने एक पल में शोर मचाना बंद कर दिया। वे बिल्कुल खामोशी से सुनने लगे। स्टेज के ऊपर बड़ी स्क्रीन पर गाने का टाइटल दिखाई दिया, लेटर लेटर। म्यूजिक के साथ बहते हुए लू वोइंग ने एक गहरी सांस ली और माइक्रोफोन उठाया। ऑडियंस का हर एक मेंबर, जैसे उन्होंने ये गाना पहले भी सुना हो, खुद को साथ गाने से रोक नहीं पाया। यहां तक कि लाइव स्ट्रीम देख रहे लोग भी, चाहे वे टीवी के सामने हों या हाथ में फोन पकड़े हों, अनजाने में ही धीरे धीरे साथ गुनगुनाने लगे। जो साफ तौर पर सिर्फ एक कॉम्पिटिशन था, वो लू वोइंग के सोलो कॉन्सर्ट में बदल गया था, जहां पूरा हाउस एक साथ गा रहा था। ऑडियंस ने इसे सिर्फ एक बार सुना था, कुछ ने तो पूरा सुना भी नहीं था। फिर भी वे स्टेज पर परफॉर्मर के साथ सुर से सुर मिला पा रहे थे और हर नोट को अपनी मेमोरी से गा रहे थे। ये देखकर कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हर आर्टिस्ट का दिल भर आया। उनके मन में एक गहरी जलन भी थी और साथ ही लू वोइंग के लिए बेहद खुशी भी। इस तरह का पल वो सीन था जिसका सपना वे सभी देखते थे। ये वो चीज थी जिसका पीछा हर आर्टिस्ट अपनी पूरी लाइफ करता है। भला ऐसा कौन सा सिंगर होगा जो इस तरह के गाने की चाहत न रखे। इस तरह के ग्लोरी वाले एक पल को पाने के लिए पूरे वेन्यू में सबकी मिली-जुली आवाजें गूंज रही थीं। आज की रात कोई पछतावा नहीं था। टीम में एंटरटेनमेंट के कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर माहौल एकदम ठंडा पड़ चुका था। हर कोई लुगा के पीले पड़े चेहरे को देख रहा था और किसी की भी तेज सांस लेने की हिम्मत नहीं हो रही थी। पूरे कमरे में सिर्फ बड़ी स्क्रीन पर चल रहे उस फुल हाउस सिंगलोंग की आवाज गूंज रही थी। लुगा स्क्रीन पर दिख रहे उस मंजर को खाली और सूनी आंखों से घूर रहा था। एक कॉम्पिटिशन को इस तरह के माहौल में बदल देना, ऐसा लगता था कि दुनिया में मेरे लिखे गाने के अलावा कोई और गाना ऐसा नहीं कर सकता। चेयरमैन लुगा, ये सिर्फ एक राउंड है, इसे इतना दिल पर लेने की जरूरत नहीं है। हमें उनके टैलेंट के बारे में पहले से पता था। हमारी स्ट्रैटेजी कभी भी सिर्फ इस एक राउंड पर टिकी नहीं थी। इसलिए अपना दिमाग शांत रखिए। और वैसे भी रिजल्ट अभी तय नहीं हुआ है ना? मोबाइल के पास अभी भी चांस है। उसका गाना भी किसी से कम नहीं है। यह टिन शिंशी था जिसने आखिरकार शांति तोड़ी। उसके चेहरे पर शांति थी,
अगर उसने मेरे टैलेंट को इतनी साफ तौर पर नहीं समझा होता तो उसने मुझे पिछली बार इतनी आसानी से वहां से बाहर नहीं जाने दिया होता। लुगा ने एक लंबी और गहरी सांस ली। उसे मानना पड़ा कि वो वाकई विचलित हो गया था। उसने मेरे लिए अपने मन में इज्जत का लेवल बार बार बढ़ाया था, फिर भी हकीकत यही साबित कर रही थी कि उसने अभी भी जेम्स रिवर्स को उतना क्रेडिट नहीं दिया था जिसका वो हकदार था, जिसे उसने एक तरफा जीत समझा था। उसे बिना किसी बड़े ड्रामे के शांति से खत्म कर दिया गया था। ठीक है, रिजल्ट का इंतजार करते हैं। अगर मुंबई हारती है तो हम तब डिस्कस करेंगे कि अगले 2 राउंड्स के लिए किसे आगे आना चाहिए, स्टेज पर किसे जाना चाहिए। उस पल मैजिक सिटी स्टेडियम में फुल हाउस सिंगलोंग खत्म हो चुका था। अब बस ऑडियंस के हाथ धुन के साथ धीरे धीरे लहरा रहे थे। उनकी आंखों में गहरी भावनाएं थीं और वे स्टेज की ओर देख रहे थे, लू वुइंग की तरफ, जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। लू वुइंग उस पल में शब्दों से परे भावुक थी। एक सिंगर के तौर पर स्टेज पर खड़े होकर ऐसे पल का गवाह बनना, उसने अपनी लाइफ बिना किसी पछतावे के जी ली थी। म्यूजिक अभी भी बज रहा था। लू वुइंग ने अपने दिल की धड़कनों को संभालने की कोशिश की। खुद को इकट्ठा करते हुए उसने अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान वापस लाई। जैसे ही म्यूजिक खत्म हुआ, उसने आखिरी सुरों को पूरा किया। नीचे से तालियों की गूंज बिजली की कड़कड़ाहट की तरह उठी। भीड़ का शोर और चीखें वेन्यू के हर कोने में भर गईं। एक पल में लू वुइंग ने माइक्रोफोन पकड़ा और गहरा झुककर अभिवादन किया। आप सभी का शुक्रिया। ये कहने के बाद उसने अपना सिर उठाया, खुद को संभाला और शोर मचाती भीड़ के बीच धीरे धीरे स्टेज से नीचे उतर गई। बैकस्टेज मुंबई अभी तक गई नहीं थी। उसने एक उलझे हुए भाव के साथ लू वुइंग की तरफ देखा और एक पल बाद कहा, बधाई हो वुइंग, आज रात के बाद तुम एक क्वीन हो। लू वुइंग अभी भी उस गाने की दुनिया से पूरी तरह बाहर नहीं आई थी। उसने अपनी आंखों के कोनों से आंसू पोंछे। मुंबई, मैंने आखिरकार सच में यह गाना पा लिया। पोएटिक एंटरटेनमेंट आना, जेम्स रिवर्स से मिलना, और अब यहां खड़े होकर मैं आखिरकार समझ गई हूं, सब कुछ किस्मत में लिखा था। जैसे ही वो बोली, लू वुइंग के चेहरे की मुस्कान और चौड़ी होती गई, जो खिले हुए फूल की तरह चमकदार थी। ये गाना हमेशा यहीं था, बस मेरा इंतजार कर रहा था। मुझे खुशी है कि मैंने हार नहीं मानी। लू वुइंग की बातें सुनकर मुंबई एक पल के लिए ठिठक गईं। फिर उसने अपने होठों को हल्के से दबाया और उसकी आंखों में जिज्ञासा की एक झलक दिखी। वो मुझसे कभी नहीं मिली थी, उसने सिर्फ दूसरों के जरिए मेरे बारे में सुना था और मुझे ऑनलाइन देखा था। लेकिन ऐसा लग रहा था कि जो कोई भी मेरे बारे में बात करता था, चाहे वो मेरा कॉम्पिटिटर हो या दोस्त, पहली चीज जिसे वे बिना किसी अपवाद के मानते थे वो मेरा टैलेंट था। और आज रात उसने अपनी आंखों से वो सब देखा था। इससे मुंबई मेरे बारे में और भी ज्यादा क्यूरियस हो गई। ये आदमी कैसा इंसान था कि वो जिस किसी से भी मिलता उसका दिल जीत लेता। ठीक है मुंबई, कंपनी के लोग अभी भी मेरा इंतजार कर रहे हैं, मैं पहले वहां चलती हूं, हम फिर कभी बात करेंगे। लू वुइंग अब थोड़ी उतावली महसूस कर रही थी। वो कंपनी के सभी लोगों से मिलना चाहती थी। वो इस खुशी को पर्सनली उनके साथ शेयर करना चाहती थी। वो मुझे आमने सामने थैंक यू कहना चाहती थी। बिल्कुल, जाओ, हम फिर किसी दिन बात करेंगे। मुंबई होश में आई और उसने सिर हिलाया, फिर लू वुइंग को वहां से जाते हुए देखा। लू वुइंग वापस उस कमरे की ओर चली गई जहां पोएटिक एंटरटेनमेंट के सभी लोग जमा थे। उसी पल ऑनलाइन वोटिंग पूरी शिद्दत के साथ शुरू हो गई। अनगिनत नेटिजन्स उस वक्त खुद को एक अजीब कश्मकश में पा रहे थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि किसे वोट दें। उनके लिए दोनों ही समान रूप से मायने रखती थीं। वे मुंबई को प्यार करते थे और लू वुइंग को भी उतना ही चाहते थे। अपने ही दिल के साथ गद्दारी महसूस करते हुए वे वोटिंग बटन पर उन 2 नामों को देख रहे थे और पूरी तरह से फटे जा रहे थे। वेबो पर हर एंटरटेनमेंट ग्रुप में और हर उस जगह जहां लोग बात कर सकते थे बहस छिड़ी हुई थी। यहां तक कि ऑफिशियल लाइव स्ट्रीम में भी दर्शक फैसला नहीं कर पा रहे थे। गाइज, मैं क्या करूं? मैं मुंबई का फैन हूं, लेकिन लू वुइंग का गाना लेटर मुझे बहुत पसंद आया। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ हकीकत हो। मैं पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हूं। मुझे रेमिनिस और लेटर दोनों पसंद हैं। मुझे कोई आधा आधा काट क्यों नहीं देता ताकि ये दर्द खत्म हो जाए। और इसी तरह दिए गए समय के भीतर दर्शकों ने आखिरकार अपने दांत भींचकर अपना फैसला लिया और अपना एक कीमती वोट डाला। ब्रॉडकास्ट नेटवर्क तेजी से वैलिड वोटों की गिनती कर रहा था। जब फाइनल रिजल्ट आखिरकार सामने आया तो देखने वाला हर शख्स एक पल के लिए ठिठक गया। फिर अगले ही सेकंड लाइव स्ट्रीम कमेंट से भर गई, ये ऐलान करते हुए कि इस पल में एक नई क्वीन का जन्म हो चुका है, क्वीन लू वुइंग। ये खिताब हक से उसका है। जैसे कमेंट स्क्रीन पर लहरों की तरह दौड़ गए। सबसे कमाल की बात यह थी कि वोटिंग रिजल्ट आने के ठीक 2 मिनट बाद वेबो पर हर मीडिया आउटलेट ने सबसे पहले खबर छापने की होड़ लगा दी। सुर्खियां कुछ ऐसी थीं, शॉकिंग, चाइना's अल्टीमेट वॉइस बना अब तक के सबसे ऐतिहासिक सिंगलॉन्ग मोमेंट का गवाह। हजारों लोग एक साथ गा उठे। पूरी कहानी के लिए क्लिक करें। पूर्व देवी लू वुइंग ने क्वीन मुंबई को हराया, सफलतापूर्वक सिंहासन पर कब्जा किया। अविश्वसनीय। टीम में एंटरटेनमेंट की पोएटिक एंटरटेनमेंट के सामने हार।
असली विजेता। हर तरह की ध्यान खींचने वाली हेडलाइंस ने हर बड़े प्लेटफॉर्म को भर दिया। वो मीडिया जो इतने समय से गायब था, आखिरकार फिर से सामने आ गया। जिस पल लू वुइंग जीती, हर मीडिया आउटलेट ने साफ देख लिया, पोएटिक एंटरटेनमेंट की बढ़त अब कोई नहीं रोक सकता था। उन्होंने काफी समय तक पोएटिक एंटरटेनमेंट के बारे में कुछ भी रिपोर्ट नहीं किया था, क्योंकि पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री उन पर दबाव बना रही थी। मीडिया ने खुद को बहुत लंबे समय तक रोक कर रखा था, लेकिन अब इस पल में वे पूरी तरह समझ गए थे, बिग थ्री का दौर शायद खत्म होने वाला है। जब से मैं आया था, बिग थ्री की साख डगमगाने लगी थी। इंडस्ट्री पर उनकी पकड़ दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी, और अब इस कंपटीशन के खत्म होने और पोएटिक एंटरटेनमेंट की पहली क्वीन को ताज मिलने के बाद एंटरटेनमेंट वर्ल्ड का नज़ारा पहले से कहीं ज्यादा साफ हो गया था। इसलिए मीडिया ने अब टीम में एंटरटेनमेंट को और तवज्जो देना छोड़ दिया और आखिरकार खुलकर सामने आए। पोएटिक एंटरटेनमेंट के कमरे में मैंने भी फाइनल रिजल्ट देखा। मुझे तुरंत राहत महसूस हुई। मुकाबला बहुत करीबी था, सिर्फ 2 वोटों का अंतर। लू वुइंग ने सबसे कम मुमकिन अंतर से जीत हासिल की थी। इतना ही काफी है। पोएटिक एंटरटेनमेंट की पहली क्वीन ऑफिशियली आ चुकी है। उधर टीम में एंटरटेनमेंट के कॉन्फ्रेंस रूम में लुगा ने सिर हिलाया। उसका चेहरा कड़वाहट से भरा था। सिर्फ 2 वोटों का अंतर और मुंबई फिर भी हार गई। हालांकि उसने खुद को इस नतीजे के लिए तैयार कर लिया था, लेकिन उन नंबर्स को देखकर उसे एक गहरी जलन महसूस हुई, जिसे वो झटक नहीं पा रहा था। उसने सपाट लहजे में कहा, अब बोलो, अगली बार हम किसे भेजें? नतीजा तय होने के बाद लुगा ने खुद को संभाला। हर एंटरटेनमेंट कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स ने एक दूसरे की तरफ देखा। ऐसे राउंड के बाद ये तय करना कि अगला कौन जाएगा, एक बड़ी समस्या थी। यहां तक कि मुंबई भी हार गई थी। पोएटिक एंटरटेनमेंट को डराने के लिए जो ताकत का प्रदर्शन शुरू किया गया था, उसने बिल्कुल काम नहीं किया। उल्टा लू वुइंग क्वीन बन गई। ये एक करारा तमाचा था। अब सिर्फ 2 ही रास्ते थे, या तो किंग्स और क्वींस को भेजते रहो और उनके हुनर को बोलने दो, या फिर किसी को कुर्बान करने के लिए भेजो ताकि वे उन्हें थका सकें। लुगा ने सिरदर्द के साथ अपनी कनपटियों को रगड़ा और कहा, अभी जो हालात हैं, चीहुआ को भेजना भी शायद बेकार की कोशिश होगी। हमें नहीं पता कि जेम्स रिवर्स के पास अभी और कौन से पत्ते बाकी हैं। ऐसे में पहले दूसरों को भेजकर माहौल देखते हैं। जेम्स रिवर्स के टैलेंट को थोड़ा थकने दो। जितना मैं उसे जानता हूं, जब तक हम नए ओरिजिनल गाने लाएंगे, वो भी नए ओरिजिनल गानों से हमारा मुकाबला करेगा और उसकी साख उसे कोई भी हल्का गाना लाने की इजाजत नहीं देगी। तो बात वहीं वापस आती है। मुझे नहीं लगता कि उसका टैलेंट असीमित है। जब टियान्सी ने अपनी बात खत्म की, तो कई लोगों ने एक दूसरे को बेचैनी से देखा। वे नहीं जानते थे कि क्या कहें। क्या मेरा टैलेंट वाकई खत्म हो सकता था? वे अपने भीतर इस सवाल को उठते हुए महसूस कर रहे थे। जब से मैं आया था, मैं इतना असाधारण साबित हुआ था कि कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था। मेरा हर एक गाना लाजवाब रहा था। अब तक मैंने कितने बेहतरीन ट्रैक रिलीज कर दिए थे। इसने सबको अनिश्चितता में डाल दिया था। लेकिन फिलहाल ये सब कुछ आजमाने और बेहतर की उम्मीद करने जैसा था, क्योंकि वॉर ऑफ एट्रिशन, थकाने वाली जंग के अलावा उनके पास कोई बेहतर प्लान नहीं था। एक कंपनी रिप्रेजेंटेटिव ने बेबसी के साथ कहा, चेयरमैन, जो भी अगला जाएगा हम आपके पीछे चलेंगे। जो भी अगला जाएगा उसे इंटरनेट पर बुरी तरह निशाना बनाया जाएगा। पिछले राउंड में जो हुआ, उसके बाद उम्मीदें आसमान छू रही हैं। अगर अगला शख्स उस लेवल को मैच नहीं कर पाया, तो उसे ऑनलाइन पूरी तरह तबाह कर दिया जाएगा। हाँ, मुझे पता है कि तुम सब किस बात से डरे हुए हो। अगले राउंड के लिए हम ये करेंगे, हमारी कंपनी से यी या वाई या को भेजते हैं। वो सिर्फ एक 3rd टियर आर्टिस्ट है। उसे एक ओरिजिनल गाना दो और उसे वहां मुकाबला करने दो। उसे एक बफर की तरह इस्तेमाल करेंगे, ताकि उसके बाद आप जिन 1st टियर आर्टिस्ट्स को भेजेंगे, उन्हें ऑनलाइन उतनी बुरी तरह न झेलना पड़े। टियान्सी के बात खत्म करते ही हर कंपनी रिप्रेजेंटेटिव ने राहत की सांस ली। उनकी अपनी कंपनियों में 1st टियर आर्टिस्ट्स उनकी सबसे बड़ी संपत्ति थे, और वे वाकई अपने टॉप टैलेंट को वहां कुर्बान नहीं करना चाहते थे। और बस इसी तरह शेंगशी एंटरटेनमेंट बिल्डिंग में ई या वाई या, जो अभी भी लाउंज में बैठकर शो देख रही थी, उसे अचानक एक नोटिस मिला। अपनी ही धुन में खोई हुई ई या को कुछ समझ नहीं आया, जब उसे कंपनी ने तुरंत मैजिक सिटी स्टेडियम पहुंचने का समन थमा दिया। अब तक मैजिक सिटी स्टेडियम के बाकी 2 स्टेजों पर जंग छिड़ी हुई थी, लेकिन वहां दर्शकों की तादाद काफी कम हो गई थी। हर कोई अभी भी लेटर के खुमार में डूबा हुआ था और पोएटिक एंटरटेनमेंट के अगले राउंड का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जब तक ई या मैजिक सिटी स्टेडियम के बैकस्टेज पहुंची, उसे धीरे धीरे समझ आने लगा कि क्या हो रहा है। उसे मुकाबले के लिए भेजा जा रहा था। उसके चेहरे का रंग तुरंत उड़ गया, यहां तक कि उसके चेहरे पर लगे बड़े टोट सनग्लासेस भी टेंशन की वजह से थोड़े टेढ़े हो गए थे। उसने कंपटीशन देखा था और वो अच्छी तरह जानती थी कि पिछला राउंड कैसा था। वो 2 क्वींस के बीच की लड़ाई थी और अब उसे भेजा जा रहा था। क्या ये उसे सीधे सीधे बलि का बकरा बनाने जैसा नहीं था? ऊपर से उसके हाथ में जो गाना था, उसकी उसने एक बार भी प्रैक्टिस नहीं की थी।
इस गाने को अभी परफॉर्म करना मतलब बर्बादी की गारंटी थी। गुस्से में ईया ने तुरंत मालियांग को कॉल किया, लेकिन नतीजे ने उसे अपना फोन तोड़ने पर मजबूर कर दिया। उस घटिया आदमी ने ऐसे वक्त में अपना फोन स्विच ऑफ कर रखा था। अभी कुछ ही समय पहले उसने कस्में खाई थीं कि वो उसे दुनिया में ऊपर ले जाने में मदद करेगा, और अब ये देखो। इस बीच बाकी 2 स्टेजों के रिजल्ट आ चुके थे और मुकाबला एक बार फिर उस स्टेज पर लौट आया जहां पोएटिक एंटरटेनमेंट खड़ा था। वेन्यू में मौजूद भीड़ फिर से शोर मचाने लगी। वे सब ये देखने के लिए बेताब थे कि इस बार पोएटिक एंटरटेनमेंट को कौन चैलेंज करेगा और वे किस तरह का म्यूजिक लेकर आएंगे। बैकस्टेज ईया ने बस अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और कांपते पैरों के साथ स्टेज की ओर चल पड़ी। अब वो समझ चुकी थी कि ये कंपनी के ऊपरी मैनेजमेंट का फैसला है और उसके पास इसे बदलने की कोई ताकत नहीं है। स्टेज पर लाइटें जल उठीं और भीड़ के शोर के बीच ईया ने स्टेज पर कदम रखा। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोलीं और सामने उम्मीदों से भरी हजारों आंखों को देखा, उसकी आंखों से आंसू निकलने को बेताब हो गए। हे भगवान, ये डरावना है। अगर ये उसका अपना कॉन्सर्ट होता तो वो इतनी उत्साहित भीड़ को देखकर 7वें आसमान पर होती, लेकिन ये कॉम्पिटिशन था और वो इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। नीचे भीड़ का जोश देखकर वो अंदर से टूट रही थी। उसके मन में कंपनी के प्रति नफरत का गुबार उठने लगा। उसे पता था कि आज के बाद उसका करियर खत्म है। नफरत का बीज उसके दिल में गहराई तक समा गया। ईया ने सूनी आंखों के साथ माइक्रोफोन उठाया। म्यूजिक ऑफिशियली शुरू हुआ और फिर शुरू हुई उसकी लड़खड़ाती और अटकती हुई गायकी। स्टेज के नीचे जो ऑडियंस उम्मीदों से भरी थी, उनकी उम्मीदें एक पल में धराशायी हो गई। पूरे वेन्यू में बूइंग बूइंग की लहर दौड़ गई। ऑफिशियल लाइव स्ट्रीम में अनगिनत दर्शक कीबोर्ड वॉरियर्स बन गए और उसे बुरी तरह ट्रोल करने लगे। ओ माय गॉड! जैसे ही इसने मुंह खोला, मैं तो डर ही गया। क्या तुम कोई शैतान हो? इतनी हिम्मत कहां से आई कि स्टेज पर खड़े होकर हमें ये कचरा सुना रही हो? और मुझे लगा था कि दिग्गजों का दौर वापस आ गया है। जब इसने गाना शुरू किया, मैं तो वहीं मरते मरते बचा। सिर्फ थोड़ा नहीं, बहुत ही ज्यादा खराब गा रही है। मेरे कान, मुझे इन्हें धोना पड़ेगा। आवाज बुरी नहीं है, बस साफ दिख रहा है कि वो बिना किसी तैयारी के आ गई है। एंटरटेनमेंट वर्ल्ड ने अपनी पूरी गरिमा खो दी है। इसे सुनना नामुमकिन है। दोस्तों, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कुछ क्वालिटी टाइम बिताने जा रहा हूं। मैं 3 मिनट में वापस आऊंगा जब पोएटिक एंटरटेनमेंट स्टेज पर आएगा। भाई जाग जाओ, तुम 3 मिनट भी नहीं टिक पाओगे। कमेंट्स में उसका जमकर मजाक उड़ाया जा रहा था। वेन्यू में हूटिंग रुकने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन स्टेज पर वो एक बेजान रूह की तरह गाए जा रही थी। गाना खत्म होने से बहुत पहले ही उसका दिल मर चुका था। बैकस्टेज पोएटिक एंटरटेनमेंट की टीम ये सब हैरान होकर देख रही थी। उसने पूरी तरह हार मान ली है। माया की भौहें तन गईं। मुझे यकीन नहीं होता कि ये एंटरटेनमेंट कंपनियां इतनी बेशर्म हो सकती हैं। क्या ये सीधे तौर पर किसी का करियर तबाह करना नहीं है? मिया अन्युन ने स्टेज पर ईया को देखा और एक ठंडी आह भरी। उसे देखकर उसे ऐसा लगा जैसे वो अपने ही उस मुस्तकबिल की झलक देख रही हो जो उसका होता अगर वो शेंगशी एंटरटेनमेंट में रुक जाती। कैपिटल पूंजीवाद ऐसा ही होता है, हमेशा लोगों को पूरा निगल जाता है और पीछे कुछ नहीं छोड़ता। हूटिंग और शोर शराबे के बीच गाना खत्म हुआ। ईया बिना किसी भाव के स्टेज से उतर गई। मेरी आंखें सिकुड़ गईं। मुझे महसूस हुआ कि उन लोगों ने जो किया वो आर्टिस्ट्स और खुद म्यूजिक की बेइज्जती थी। मिया अन्युन, ये राउंड तुम्हारा है। उन्हें दिखाओ कि असली म्यूजिक क्या होता है। उन्हें बताओ कि म्यूजिक के प्रति सही नजरिया क्या है। ठीक है। मिया अन्युन ने सिर हिलाया और स्टेज की तरफ कदम बढ़ाए। उस पल जब वो और ईया एक दूसरे के पास से गुजरी, ईया के चेहरे पर कोई भाव नहीं था और मिया अन्युन के चेहरे पर भी कोई भाव नहीं था। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा तक नहीं, फिर भी उन दोनों के दिलों में एक साथ एक तेज हलचल हुई। दोस्तों, मैं वापस आ गया। क्या पोएटिक एंटरटेनमेंट अभी तक नहीं आया? ऊपर वाले भाई, अभी 3 मिनट भी नहीं हुए। 3 मिनट? 3 मिनट में कुछ फर्क नहीं पड़ता। खुद को संभाल लो। मैं सोच रहा हूं कि पोएटिक एंटरटेनमेंट इस बार कौन सा गाना लाएगा। चलो भाई, जल्दी स्टेज पर आओ। पोएटिक की बात करें तो मुझे हमारी पोएटिक नन्ही प्रिंसेस की याद आ रही है। हमारी बेबी को देखे हुए काफी वक्त हो गया। वो यहाँ है। मिया अन्युन ने भी पोएटिक एंटरटेनमेंट ज्वाइन कर लिया है। ओ माय गॉड, मेरी यूनियन यहाँ है। ये तो सपने जैसा है। सबकी उम्मीदों के बीच मिया अन्युन बेहद ग्रेस के साथ स्टेज पर आई, जिसे देखकर भीड़ की तरफ से हैरानी और खुशी का शोर उठा। ये वाकई बहुत पोएटिक एंटरटेनमेंट वाला अंदाज था। हर बार वे एक अलग तरह का सरप्राइज लेकर आते थे। स्टेज के पीछे ईया, जो अभी तक वहां से गई नहीं थी, उसने वेन्यू से आ रहे शोर को सुना। उसका दिल बार बार बैठने लगा। उसने आखिरकार मुड़कर देखा। मशहूर स्टेज पर मिया अन्युन को देखकर, जो सिर्फ सिंपल कैजुअल कपड़ों में थी, ईया की नजरों में वो बिना किसी मेहनत के भी बेहद एलिगेंट लग रही थी। खासकर मिया के चेहरे पर वो गहरा और अटूट कॉन्फिडेंस देखकर एक पल के लिए ईया की आंखों के सामने धुंधलापन छा गया। उसने अपनी नजरें फेर लीं और फिर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाई।
उसे डर था कि वो चमक उसके दिल को चीर देगी। कभी वो भी ऐसी ही थी, फ्यूचर के सपनों से भरी हुई, स्टेज के लिए सम्मान रखने वाली और म्यूजिक के प्रति पूरी तरह ईमानदार। लेकिन रास्ते में कहीं न कहीं सब कुछ बदल गया था। एक बार जब उसने कैपिटल की ताकत देख ली तो उसका मासूम दिल गाने की चाहत से हटकर किसी भी कीमत पर ऊपर चढ़ने और उसके लिए कुछ भी कर गुजरने की तरफ मुड़ गया। और अंत में वो इस मोड़ पर आ खड़ी हुई। स्टेज पर म्यूजिक शुरू हो चुका था। सिर्फ इंट्रो की उस खूबसूरत धुन से ही ईया समझ गई थी कि ये एक और लाजवाब गाना है, लेकिन अब इन सब चीजों का उससे कोई लेना देना नहीं था। आज की रात के बाद म्यूजिक वर्ल्ड में उसके लिए कोई जगह नहीं बचने वाली थी। ईया ने अपने सनग्लासेस उतारे। उसकी आंखों से दो खामोश आंसू धीरे से ढलक गए। एक पल बाद उसने वापस अपने चश्मे पहने, अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई और अपने चेहरे पर एक ऐसा संकल्प लेकर जो पहले कभी नहीं दिखा था, वहां से मुड़कर चली गई। स्टेज पर मियां अनयुन का दिल भी उतना ही बेचैन था। अभी जब वो और ईया एक दूसरे के पास से गुजरी थीं, तो उसे अपने डेब्यू के शुरुआती दिन याद आ गए। तब जिस ईया को वो जानती थी वो बिल्कुल उसी की तरह थी, एक प्यारी मुस्कान वाली जवान लड़की जिसका म्यूजिक के लिए प्यार मियां से कम नहीं था। लेकिन अब वे दोनों बिल्कुल अलग रास्तों पर निकल चुकी थीं। ये एंटरटेनमेंट वर्ल्ड रंगाई के उस बड़े मटके की तरह है जिसमें इंसान को पहचानना मुश्किल हो जाता है। म्यूजिक शुरू होते ही मियां होश में आई। उसकी आंखों में पहले से कहीं ज्यादा मजबूती थी। अब वो भी उस मटके से बाहर निकल चुकी थी। सेरेना से मिलना, मुझसे मिलना और पोएटिक एंटरटेनमेंट से जुड़ना, ये उसकी खुशकिस्मती थी। और अब वो आने वाले हर गाने को अपनी पूरी जान लगाकर गाएगी। स्टेज के ऊपर बड़ी स्क्रीन पर गाने का टाइटल आ चुका था। एक और ओरिजिनल गाना, पोएटिक का एक और मास्टरपीस। ऑडियंस म्यूजिक के साथ झूम रही थी और अपनी ग्लो स्टिक्स लहरा रही थी। कुछ लोग तो रिदम के साथ अपनी पूरी बॉडी हिला रहे थे। हर चेहरा उम्मीद से भरा था। इस गाने ने सुनने वाले हर शख्स को ये समझा दिया कि आज की रात वाकई एक खूबसूरत तबाही की रात थी। इस समझ की कीमत एक ऐसा दर्द था जो कभी पूरी तरह खत्म नहीं होगा। जिन्होंने वाकई प्यार किया और उसे खोया है, वही जान सकते थे कि ये गाना क्या कह रहा है। किसी को गहराई से चाहने के बाद उसे छोड़ना कौन बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन जिसे थामा न जा सके उसे कभी पकड़ा नहीं जा सकता। आखिर में आप बस मुस्कुरा सकते हैं और उसे आज़ाद कर सकते हैं। स्टेज पर गायकी जारी थी और कोई नहीं जानता था कि इसी वक्त ईया ने मीडिया और पुलिस से कांटेक्ट कर लिया था और सबूतों का एक सेट उन्हें सौंप दिया था। ईया जानती थी कि उसका फ्यूचर खत्म हो चुका है। चूंकि सब कुछ खत्म हो ही गया था, तो वो अंत से पहले पागलपन का एक आखिरी पल जीना चाहती थी। इसे उन फैसलों का प्रायश्चित कह लीजिए जो उसने इन सालों में लिए थे। ईया जानती थी कि एक बार ये चीजें सामने आ गईं तो उसकी अपनी हालत और भी खराब हो जाएगी, लेकिन उसे कोई पछतावा नहीं था। वो शेंगशी एंटरटेनमेंट को भी अपने साथ नीचे खींचने वाली थी। शेंगशी एंटरटेनमेंट ने उसके साथ यही कर्ज रखा था। जब मीडिया को जानकारी मिली तो वे एक पल के लिए सन्न रह गए, खासकर ईया द्वारा भेजी गई तस्वीरों और दस्तावेजों को देखकर। वे शब्दों से परे हिल गए थे। ये बहुत बड़ी खबर थी। वे तुरंत ईया की लोकेशन की तरफ भागे। ईया ने अपने सनग्लासेस उतार दिए थे। वो अपने तैयार किए हुए कमरे में बिल्कुल शांत बैठी थी। जब सारा मीडिया वहां पहुंच गया तो वो आखिरकार धीरे से बोली, चूंकि आप सब यहाँ हैं तो मैं शुरू करती हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, शेंगशी एंटरटेनमेंट के कुछ सीनियर लोग, खासकर बोर्ड मेंबर मालियांग, अपनी पोजीशन का फायदा उठाकर ईया पर अनस्पोकन रूल्स थोप रहे हैं। जैसे ही वो बोली, मीडिया ने एक एक शब्द रिकॉर्ड किया। हर कैमरा ईया पर टिका था। उसके मुंह से निकलने वाला हर नाम एंटरटेनमेंट वर्ल्ड का जाना माना और सम्मानित नाम था। सिर्फ अनस्पोकन रूल्स ही नहीं, बल्कि कंपनी के फंड्स का गबन, टैक्स चोरी और कई अन्य खुलासे भी थे। रिपोर्टर्स के हाथ कांप रहे थे। जब तक पुलिस आई और ईया को ले गई, तब तक मीडिया ने एक गहरी सांस ली और अपने हाथों में मौजूद रिकॉर्ड्स, तस्वीरों, दस्तावेजों और वीडियो को अविश्वसनीय नजरों से देखा। बाकी आरोप सही हैं या गलत, ये वेरीफाई होना बाकी था, लेकिन अनस्पोकन रूल्स वाला हिस्सा शक से परे था, क्योंकि ईया ने जो वीडियो दिया था उसमें शेंगशी एंटरटेनमेंट के बोर्ड मेंबर मालियांग और उनके साथ जुड़ी हर गंदी हरकत साफ तौर पर दर्ज थी। एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के लिए ये एक बहुत बड़ी घटना थी। इस बार शेंगशी एंटरटेनमेंट की परतें एक एक करके उधड़ने वाली थीं। पुलिस के जाने के बाद मीडिया भी तेजी से वहां से निकल गया। उन्हें ये खबर तुरंत पब्लिश करनी थी। यह बेशकीमती ट्रैफिक था। मीडिया अभी अपने ऑफिस वापस जा ही रहा था कि शेंगशी एंटरटेनमेंट में टिया शिनशी का सेक्रेटरी दौड़ता हुआ ऑफिस के अंदर आया। टिया शिनशी, जो अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंस के बीच में था, उसने माथे पर बल डालकर ऊपर देखा। अगले ही पल सेक्रेटरी ने झुककर उसके कान में कुछ कहा। टिया का चेहरा पूरी तरह बदल गया। उसने कॉल पर मौजूद लोगों से तुरंत माफी मांगी और कॉन्फ्रेंस खत्म कर दी। वो फिर से कहो, ईया, उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कुछ करने की? टिया शिनशी की आंखें फटी की फटी रह गईं। चेयरमैन टिया, ये कन्फर्म है।
अभी एक रिपोर्टर ने हमें वेरीफाई करने के लिए मैसेज भेजा है। 10 मिनट से भी कम समय में हर मीडिया आउटलेट इसे पब्लिश कर देगा और ईया को पुलिस पहले ही ले जा चुकी है। सेक्रेटरी ने दोबारा पुष्टि की, फिर रिपोर्टर द्वारा भेजी गई फाइल ली और उसे टिया शिंशी के सामने रख दिया। टिया शिंशी ने झपट्टा मारकर फाइल उठाई और बड़ी बेचैनी और घबराहट भरी आंखों से उसे पढ़ने लगा। लेकिन वो जितना आगे पढ़ता गया, उसके चेहरे के भाव उतने ही बिगड़ते गए। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये औरत इतनी दुस्साहसी होगी। सब कुछ होने के बाद टिया शिंशी ने ईया की बदले की भावना को कम आंका था। उसे ये भी उम्मीद नहीं थी कि उसका बदला इतनी जल्दी आएगा, इतनी निर्णायक। वो अपनी साख और अपना नाम पूरी तरह से दांव पर लगाने को तैयार थी, खुद को आग में झोंककर सबको अपने साथ ले डूबने के लिए। सारी फाइल्स पढ़ने के बाद टिया ने डेस्क पर अपनी उंगलियों से एक अजीब सी लय में दस्तक दी। एक पल के बाद उसकी आंखों में एक ठंडा संकल्प दिखाई दिया। इस वक्त एकमात्र रास्ता नुकसान को कम से कम करना था। अनस्पोकन रूल्स, अघोषित नियमों का मुद्दा संभालना उतना मुश्किल नहीं होगा। जो भी इसमें शामिल है उसे नौकरी से निकालो और मामला दबाने के लिए पैसे दो। इसका एकमात्र परिणाम यह होगा कि कंपनी की साख को बड़ा झटका लगेगा। लेकिन टैक्स चोरी और बाकी सब चीजों के लिए उसे तेजी से कदम उठाने थे और ये सुनिश्चित करना था कि उस लिस्ट में शामिल हर कोई अपना मुंह पूरी तरह बंद रखे। ये तय करते ही टिया शिंशी ने तुरंत एक्शन लिया। सबको सूचित करो, कॉन्फ्रेंस रूम में अभी के अभी। सेक्रेटरी ने सिर हिलाया और तेजी से वहां से चला गया, टिया शिंशी को उसके ऑफिस में छोड़ते हुए, जो अब बड़ी सावधानी से इस स्थिति पर विचार कर रहा था। मैजिक सिटी स्टेडियम। कॉम्पिटिशन अभी भी जारी था। मिया अन्युन ने अपना गाना खत्म किया और गर्मजोशी भरी तालियों की गूंज के बीच धीरे धीरे स्टेज से नीचे उतरी। इस राउंड का नतीजा कभी शक के घेरे में था ही नहीं। मिया अन्युन ने भारी अंतर से जीत हासिल की थी और ज्यादातर नेटिजन्स को लगा कि सिर्फ इस एक गाने के आधार पर मिया अन्युन को थर्ड टियर आर्टिस्ट कहना पूरी तरह से गलत है। वो कम से कम सेकेंड टियर पर थी या शायद फर्स्ट टियर में जगह बनाने की कोशिश कर रही थी। ये टॉपिक अभी शुरू ही हुआ था कि इंटरनेट पर अचानक बहस छिड़ गई कि सेरेना को असल में किस श्रेणी में रखा जाना चाहिए। पूरा कमेंट सेक्शन अब करवट बदलने लगा था। मैंने अभी ऑनलाइन चेक किया, सेरेना को अभी भी थर्ड टियर आर्टिस्ट बताया जा रहा है। यह वाकई बेतुका है। एक थर्ड टियर आर्टिस्ट जिसके एल्बम नए गानों के चार्ट के टॉप 10 पर राज करते हैं। मैं तो कहूंगा कि सेरेना एक इन्फिनिट टियर, अनंत श्रेणी की आर्टिस्ट है। उसके पीछे जेम्स रिवर्स है, वह उसके लिए कभी भी गाना निकाल सकता है। अगला गाना जो वो उसके लिए लिखेगा शायद उसे सीधे क्वीन बना दे। क्वीन बनना इतना आसान नहीं है। आपको कम से कम एक हाउसफुल कॉन्सर्ट की जरूरत होती है। लू वोइंग और मुबाई को देखो, उनमें से हर एक ने कई कॉन्सर्ट किए हैं। उसका हुनर तो है, लेकिन उसका ट्रैक रिकॉर्ड अभी उतना गहरा नहीं है, इसलिए वो अभी भी इन्फिनिट टियर है, किसी भी तय सांचे में फिट नहीं बैठती। जब नेटिजन्स इन सब बातों पर बहस कर रहे थे, कंपटीशन की तीसरी लड़ाई शुरू हो चुकी थी। इस राउंड का चैलेंजर एक मध्यम दर्जे की एंटरटेनमेंट कंपनी से आया था, एक फर्स्ट ईयर आर्टिस्ट जो अपना एक और नया ओरिजिनल गाना लेकर आया था। ये फर्स्ट ईयर आर्टिस्ट काफी ज्यादा शांत और संयमित था, कम से कम वो तैयारी के साथ आया था। उसकी अपनी लोकप्रियता भी अच्छी थी, इसलिए ऑडियंस ने उसका स्वागत किया। वो स्टेज पर टूटा नहीं। जब गाना खत्म हुआ तो उसने झुककर सबका शुक्रिया अदा किया और गरिमा के साथ बाहर निकल गया। वो अपने दिल में अच्छी तरह जानता था कि वो सिर्फ एक मोहरा, कैनन फॉडर था। और वाकई पूरे वेन्यू के शोर और उत्साह के बीच पोएटिक एंटरटेनमेंट की सेरेना ने एक बार फिर स्टेज संभाला। फिर से एक ओरिजिनल, फिर से एक नया गाना। अब तक ऑडियंस मेरे टैलेंट की कुछ हद तक आदी हो चुकी थी, जैसे कि ये सब कुदरती हो, लेकिन उनका उत्साह जरा भी कम नहीं हुआ था। पूरा वेन्यू पोएटिक और सेरेना के नाम से गूंज रहा था। म्यूजिक शुरू होने के बाद ही वेन्यू धीरे धीरे शांत हुआ। सेरेना इस बार जो गाना लाई थी वो भी आज की रात के मिजाज के हिसाब से ही था। पूरी तरह से जज्बाती तबाही, एक दिल को छू लेने वाला, उदास कर देने वाला बैलेड। ब्रॉडकास्ट नेटवर्क पर इस एपिसोड की रेटिंग पिछले दोनों एपिसोड के मुकाबले दोगुनी से भी ज्यादा हो चुकी थी। और इस वक्त ऑनलाइन सबसे आम कमेंट यही था कि ये एपिसोड एक एक पैसे की कीमत वसूल करने वाला रहा। चाहे वो शुरुआत में दो क्वींस हों, या उनके बाद मिया अन्युन और सेरेना, या उनके बीच आया वो फर्स्ट ईयर आर्टिस्ट स्टेज पर लाया गया हर एक नया गाना टॉप क्लास था। और हर परफॉर्मर ने उन गानों को बिना किसी गलती के पेश किया, जिससे ऑडियंस का हर सदस्य पूरी तरह संतुष्ट हो गया। अब इस आखिरी राउंड के आखिरी गाने में ऑडियंस ने हर सुर को ऐसे थाम लिया जैसे वो कोई कीमती चीज हो। उनमें से हर कोई चाहता था कि काश वे सेरेना को ये गाना हमेशा के लिए गवाते रह सकें। वे चाहते थे कि ये एपिसोड कभी खत्म न हो। लेकिन हर अच्छी चीज का अंत होता है। कभी कभी ऑडियंस का मन सेरेना की आवाज से भरा भी नहीं होता कि गाना अपने आखिरी अंतरा वर्स तक पहुंच जाता। म्यूजिक थमा, लाइटें धीमी हुईं। एक प्यारी सी मुस्कान के साथ सेरेना झुकी और स्टेज से बाहर चली गई, लेकिन ऑडियंस मुस्कुरा नहीं सकी।
कंपटीशन खत्म हो गया था और उनका दिल उसके साथ चला गया था। जिस पल लाइटें बंद हुईं, सबको अपने सीने में एक खालीपन सा महसूस हुआ। अब कोई नतीजे के बारे में सोच भी नहीं रहा था, क्योंकि सब पहले से जानते थे पोएटिक एंटरटेनमेंट जीत चुका था। 3 एपिसोड बीत चुके थे। जब से पहले ही एपिसोड में सेरेना के अलास्का बे ने स्टेज पर जीत का परचम लहराया था, पोएटिक एंटरटेनमेंट ने एक भी राउंड नहीं हारा था। अब तक पॉइंट्स के मामले में पोएटिक एंटरटेनमेंट ने 5 अंक जमा कर लिए थे। टीम में एंटरटेनमेंट के पास सिर्फ 2 थे। वॉर ऑफ एट्रिशन, थका देने वाली जंग में भी टीम में एंटरटेनमेंट छठे एपिसोड से पहले पलटवार नहीं कर सकता था, और अगर वे छठा एपिसोड भी हार गए तो वे पूरी तरह बाहर हो जाएंगे और साल के लिए अपना बिग 3 का खिताब खो देंगे। टीम में एंटरटेनमेंट के लिए समय खत्म हो रहा था, लेकिन टीम में एंटरटेनमेंट ने कोई बयान जारी नहीं किया था। कोई नहीं जानता था कि लुगा क्या सोच रहा है। चाइनास अल्टीमेट वॉइस का तीसरा एपिसोड ऑफिशियली खत्म घोषित कर दिया गया। सब बाहर निकल गए। जो दर्शक अभी भी और सुनना चाहते थे, वे डॉइन, डूइन और वीबो पर चले गए, और इस वक्त डॉइन और वेबो पर हर कोना उन नए गानों के वीडियो से भरा हुआ था। नेटिजन्स ने वीडियो देखे और म्यूजिक सुना, और उन्हें अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे वे वक्त में पीछे चले गए हों, वापस उस दौर में जब दिग्गजों के बीच मुकाबला होता था। और फिर भी इस बार, हालांकि इसे दिग्गजों की जंग कहा जा सकता था, लेकिन ये दिग्गज लगभग पूरी तरह से पोएटिक एंटरटेनमेंट से ही थे। लू वुइंग, सेरेना, मिया अनयुन, यहां तक कि फन शाओशाओ और यीशुहान के ड्रिफ्टिंग नॉर्थ को भी खोदकर निकाला गया और दोबारा शेयर किया गया। मुंबई को छोड़कर हर नाम पोएटिक एंटरटेनमेंट से था। चाइनास अल्टीमेट वॉइस को अपनी ताकत के दम पर पोएटिक एंटरटेनमेंट के एक प्राइवेट शोकेस में बदल दिया गया था। और जब नेटिजन्स अभी भी उन गानों की दुनिया में पूरी तरह खोए हुए थे, खुद को वहां से निकाल नहीं पा रहे थे, तभी मीडिया इंटरव्यू के एक के बाद एक वीडियो अब इंटरनेट पर तेजी से फैलने लगे। ये वीडियो बिजली की रफ्तार से ट्रेंडिंग चार्ट पर छा गए। ज्यादातर नेटिजन्स उस वक्त अभी भी खुशी खुशी उन नए गानों के वीडियो देख रहे थे जो आज ही रिलीज हुए थे। लेकिन फिर स्क्रॉल करते करते अचानक उनका सामना इन मीडिया वीडियो से हुआ और पूरा इंटरनेट जैसे फट पड़ा। ओ माय गॉड, ये बहुत बड़ी खबर है। इसे मुझसे छिपाने की कोशिश मत करो। मुझे इसे ध्यान से पढ़ने दो। शेंगशी एंटरटेनमेंट तो गया काम से। ऐसा नहीं हो सकता। आखिर ये कौन सा साल चल रहा है और वे अभी भी ये अनस्पोकन रूल्स वाला घटिया काम कर रहे हैं। इस वीडियो की सेंसरशिप देखकर मेरा सिर घूम रहा है। जिन लोगों का शोषण किया गया, उनमें से एक तो वो सेलिब्रिटी है जिसे मैं कभी पसंद करता था। मैं यकीन नहीं कर सकता पर्दे पर उनकी छवि कितनी साफ सुथरी और अच्छी थी। ये इंडस्ट्री कितनी डार्क है। ये एंटरटेनमेंट वर्ल्ड है। या ने इसका पर्दाफाश किया। उसके साथ वाकई बहुत बुरा हुआ। पहले उसका शोषण किया गया और फिर उसे कैनन फॉडर, बलि का बकरा बनाकर फेंक दिया गया। शेंगशी एंटरटेनमेंट वाले पक्का पागल हो गए हैं। सच है, या वाकई थोड़ी दया की पात्र है। ऊपर वाले कमेंट से सहमत हूं, लेकिन एक बेबस इंसान का अपना एक नफरत भरा पहलू भी होता है। उसने जो भी चुनाव किए, वे आखिर में उसके अपने ही थे। जैसे जैसे मीडिया ने अपनी राय दी, जैसे जैसे हर वीडियो पर लाइक्स और शेयर्स बढ़ते गए, ट्रेंडिंग चार्ट पल भर में इसी कहानी से भर गया। अनस्पोकन रूल्स, एक ऐसी चीज जिससे हर कोई नफरत करता था और जिसकी निंदा करता था, अब हर नेटिजन के देखने के लिए बिल्कुल साफ तौर पर सामने आ चुकी थी। शेंगशी एंटरटेनमेंट का ऑफिशियल वेबो अकाउंट तुरंत यूजर्स से भर गया। उनमें से ज्यादातर लोग तो तमाशा देखने आए थे, लेकिन एक हिस्सा मालियांग और अन्य बेनकाब किए गए अधिकारियों की निंदा करने के लिए गुस्से में वहां पहुंचा था, क्योंकि उनके पसंदीदा आइडल्स भी उन लोगों में शामिल थे जिनका शोषण हुआ था। और इस वक्त मैं और बाकी लोग पहले ही कार में बैठकर डैंग की ओर जा रहे थे। उन्होंने भी स्वाभाविक रूप से वे सभी वीडियो देखे थे। साथ ही कलाकारों के तौर पर इस तरह की चीज को सामने आते देखना उन सभी को एक गहरी और कड़वी चुभन दे गया। एंटरटेनमेंट वर्ल्ड बहुत धुंधला है। इस तरह की चीजें हमेशा से रही हैं। बस किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि या वाकई इस तरह सब कुछ उड़ा देगी। जैसे ही ये बाहर आया, उसका भविष्य पूरी तरह खत्म हो गया, फुना ने भारी मन से कहा। उसने इस इंडस्ट्री के निचले स्तर पर बहुत समय बिताया था। उसने ऐसी कहानियां दूसरों से कहीं ज्यादा सुनी थीं। मिया अनयुन ने भी अंदर ही अंदर एक ठंडी आह भरी। एक ऐसे माहौल में, एंटरटेनमेंट वर्ल्ड जैसे माहौल में भला कितने लोग अपनी असल पहचान को बचाकर रख पाते हैं। ओ भाई, ये देखो, एक और बड़ी खबर आई है, और इस बार तो अधिकारियों ने खुद दखल दिया है। यीहान, जो बिना रुके स्क्रॉल किए जा रहा था, अचानक चिल्लाया और अपना फोन ऊपर उठा लिया। हर कोई तुरंत फिर से अपने फोन की ओर मुड़ा, और वे जितना पढ़ते गए, उनके चेहरे के भाव उतने ही बदलते गए। ये वाकई बहुत बड़ी घटना है। अब कानून का शिकंजा कसने वाला है। अभी नेटिजन शेंगशी एंटरटेनमेंट के अनस्पोकन रूल स्कैंडल से उबर ही नहीं पाए थे कि कई बड़े ऑफिशियल मीडिया आउटलेट्स ने भी इससे जुड़ी डेवलपमेंट्स को कवर करना शुरू कर दिया। इसने लोगों के गुस्से को और भड़का दिया।
पता चला कि ये सिर्फ अनस्पोकन रूल्स तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें टैक्स चोरी और कई अन्य समस्याओं की एक लंबी कड़ी जुड़ी हुई थी। हालांकि शेंगशी एंटरटेनमेंट ने आनन फानन में एक इमरजेंसी स्टेटमेंट जारी किया कि संबंधित व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया गया है और वे पूरी तरह से सहयोग करेंगे, फिर भी ये जनता के आक्रोश की लहर को नहीं रोक सका। तुम बिग 3 में से एक हो, इतनी बड़ी कंपनी और इतने सारे लोग गलत काम कर रहे हैं, और तुम कह रहे हो कि तुम्हें पता ही नहीं था। 2 घंटे के भीतर शेंगशी एंटरटेनमेंट की साख अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई। यहां तक कि कंपनी के शेयर की कीमतें भी बुरी तरह गिरने लगीं। लेकिन सबसे डरावनी चीज जनता का शोर नहीं थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि अब अधिकारियों ने मोर्चा संभाल लिया था। जैसे ही पूरे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कड़ी जांच क्रैकडाउन का ऐलान हुआ, पोएटिक एंटरटेनमेंट को छोड़कर हर दूसरी कंपनी सन्न रह गई। आखिर कौन सी कंपनी है जिसके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है? खैर, अब वक्त आ गया है। प्रशासन सब कुछ साफ करने के लिए अंदर आ चुका है। हम तो गए। वक्त बीतता गया। एक के बाद एक बड़ी खबरें आती रहीं। दिन गुजरते गए। इंटरनेट पर अभी भी हलचल मची हुई थी, लेकिन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एक अभूतपूर्व भूकंप का सामना कर रही थी। अधिकारी हर कंपनी की बारीकी से जांच कर रहे थे। कुछ समय के लिए इंडस्ट्री का हर शख्स डरा हुआ था। अब किसी के पास एक साथ मिलकर साजिश रचने की हिम्मत या एनर्जी नहीं बची थी, सिवाय लिली एंटरटेनमेंट के, जो बिल्कुल शांत और सुरक्षित थी। हर दूसरी कंपनी, चाहे बड़ी हो या छोटी, किसी न किसी स्कैंडल से जूझ रही थी। इस स्थिति ने कई इन्वेस्टर्स और स्पॉन्सर्स को इंडस्ट्री का नया चेहरा बिल्कुल साफ दिखा दिया। इसने उन्हें लिली एंटरटेनमेंट की पोटेंशियल क्षमता का भी अंदाजा करा दिया। अगर वे पहले इस बात से डरे हुए थे कि बाकी कंपनियां मिलकर उन पर दबाव डालेंगी, तो अब वो डर पूरी तरह खत्म हो चुका था। आखिर ये बाकी कंपनियां अब नदी पार करते मिट्टी के बुद्ध की तरह थीं, जो खुद को बचाने में ही बमुश्किल सक्षम थीं। उनके पास किसी और के बारे में सोचने का न तो समय था और न ही ताकत। जब तक ये कंपनियां संभल पाती, तब तक लिली एंटरटेनमेंट के साथ उनके पार्टनर्स के रिश्ते पत्थर की लकीर बन चुके होते। इसीलिए हर छोटे बड़े इन्वेस्टर और स्पॉन्सर ने तुरंत लिली एंटरटेनमेंट से संपर्क किया। मेरे लिए ये स्थिति थोड़ी खट्टी मीठी थी। मुझे थोड़ा पछतावा हो रहा था कि मैंने एंजेला की सलाह क्यों नहीं मानी और अपने लिए एक पर्सनल असिस्टेंट क्यों नहीं रखा। चूंकि कंपनी अभी पूरी तरह व्यवस्थित नहीं हुई थी और स्टाफ भी पूरा नहीं था, इसलिए सारा काम मुझ पर आ पड़ा था। अकेला मैं ही था जो सारे बड़े फैसले ले सकता था। इसका मतलब ये था कि पिछले कुछ दिनों से मैं इतना बिजी था कि मेरे पास सांस लेने तक की फुर्सत नहीं थी। अगर मैं किसी मीटिंग में नहीं जा रहा होता, तो मैं किसी कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए रास्ते में होता और मुझे इनमें से हर एक डील को खुद रिव्यू करना पड़ता था। अगर कुछ ऐसा होता जो स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, तो मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करता था। अगर जरा सी भी कोई दिक्कत होती, तो मैं उसे तुरंत रिजेक्ट कर देता था। लिली एंटरटेनमेंट में हर कोई ओवरटाइम कर रहा था। सबके अपने अपने रोल तय थे। कुछ लोग अपीयरेंस संभाल रहे थे, तो कुछ पीआर देख रहे थे। हैरानी की बात यह थी कि एंजेला, जो पहले सबसे ज्यादा बिजी रहती थी, अब ऑफिस में सबसे रिलैक्स इंसान बन गई थी। द वॉइस ऑफ अमेरिका के तीसरे एपिसोड को आए हुए 4 दिन हो चुके थे। मंगलवार दोपहर 26 नवंबर, लिली एंटरटेनमेंट का सीईओ ऑफिस। सेरेना गर्मा गर्म खाने की ट्रे लेकर अंदर आई और उसे डेस्क पर रख दिया। जब उसने मुझे दस्तावेजों में डूबा हुआ देखा, तो उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। लंच का वक्त हो गया है। तुम्हें जल्द से जल्द एक असिस्टेंट ढूंढना होगा। सब कुछ खुद करना अब मुमकिन नहीं रह गया है। मैंने सिर हिलाया और अपनी कनपटियों को रगड़ा। मैंने आखिरकार फाइल नीचे रख दी। हाँ, एंजेला पहले से ही किसी को ढूंढने की कोशिश कर रही है। बस बात यह है कि अच्छे असिस्टेंट मिलना मुश्किल होता है। मुझे वाकई नहीं पता कि तुम्हें मिया जैसी असिस्टेंट कहाँ से मिली। मुझे वैसी कोई छोटी असिस्टेंट क्यों नहीं मिल जाती? शायद ये सब किस्मत का खेल है। सेरेना मुस्कुराई। मिया वाकई कमाल है। और मिया अनियन की असिस्टेंट रॉन, वे दोनों ही बहुत शानदार लोग हैं। खाना खाते हुए हम बातें कर रहे थे, तभी मेरा फोन अचानक बज उठा। इन दिनों मुझे अपने फोन की आवाज से चिढ़ होने लगी थी, लेकिन फिर भी मैंने एक आह भरी। मैंने अपने चॉपस्टिक्स नीचे रखे और स्क्रीन की ओर देखा। कॉलर आईडी देखकर मैं एक पल के लिए ठिठक गया। मैंने जल्दी से फोन उठाया। प्रोफेसर सू, क्या सब ठीक है? जब सेरेना ने मुझे ऐसा कहते सुना, तो उसने तुरंत मेरी ओर देखा। ये कॉल लिली की टीचर सूलिन की थी। उनकी बातें सुनते ही मेरे माथे पर बल पड़ने लगे। सेरेना की घबराहट बढ़ने लगी। ठीक है प्रोफेसर सू, मैं समझ गया। मैं अभी वहां आता हूं। ये कहकर मैंने फोन रख दिया। क्या हुआ? क्या लिली को कुछ हुआ है? सेरेना ने भी अपने चॉपस्टिक्स नीचे रख दिए। उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया था। लिली उसकी दुनिया थी। अगर उसे कुछ भी होता, तो सेरेना को नहीं पता था कि वो क्या करेगी। सब ठीक है, डरो मत। प्रोफेसर सू ने बस ये बताने के लिए कॉल किया था कि लिली पिछले 2 दिनों से ठीक से खाना नहीं खा रही है। सेरेना को इतना घबराया हुआ देखकर मैंने उसे तुरंत तसल्ली दी। ये सुनकर सेरेना ने राहत की सांस ली,
लेकिन फिर वो दोबारा सोच में पड़ गई। लिली खाना नहीं खा रही थी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। चलो चलकर उसे देखते हैं। मैं भी थोड़ा परेशान था। मैंने आगे कहा, प्रोफेसर सू को भी लगता है कि हमें आना चाहिए। वो भी चिंतित हैं। सेरेना ने सिर हिलाया। हम दोनों में से किसी की भी अब लंच खत्म करने की भूख नहीं बची थी। हमने डेस्क पर रखे कंटेनर समेटे और ऑफिस से निकलकर सीधे रिवर ब्लॉसम किंडरगार्टन की ओर भागे। किंडरगार्टन में सू लिन देख रही थीं कि लिली डाइनिंग टेबल पर सिर झुकाए चुपचाप बैठी है। टीचर के चेहरे पर परेशानी के गहरे निशान थे। इस वक्त सेरेना और मेरी लोकप्रियता अपने चरम पर थी। आप कह सकते हैं कि अमेरिका में जो कोई भी ऑनलाइन था वो हमें जानता था। चूंकि हमारी बेटी होने के नाते लिली रिवर ब्लॉसम किंडरगार्टन की स्टार थी। हर कोई इस सलीकेदार नन्ही बच्ची को बहुत प्यार करता था। लेकिन पता नहीं क्यों पिछले 2 दिनों से इस नन्ही जान ने खाना पीना छोड़ दिया था। सू लिन ने उसे मनाने की कितनी ही कोशिशें की, पर वो बस 2 छोटे निवाले लेती और फिर सिर झुकाकर चुपचाप बैठ जाती। किसी को नहीं पता था कि उसके उस छोटे से दिमाग में क्या चल रहा है, पर सू लिन को एक एहसास था कि समस्या शायद उसके पेरेंट्स की तरफ से ही है। मैं और सेरेना हड़बड़ी में वहां पहुंचे। दूर से ही हमने देखा कि नन्ही लिली बिल्कुल स्थिर बैठी है। सू लिन उसके पास थीं और अभी भी बड़े धैर्य के साथ उसे खिलाने की कोशिश कर रही थीं। बाकी सभी बच्चे अपना लंच खत्म कर चुके थे और अपनी झपकी नैप शुरू कर रहे थे। प्रोफेसर सू, मुझे बहुत खेद है। लिली वाकई आपको बहुत परेशान कर रही है। जैसे ही हम पास पहुंचे, मैंने सबसे पहले सू लिन से माफी मांगी। फिर मैंने घुटनों के बल बैठकर लिली को गोद में उठा लिया। लिली, पिछले कुछ दिनों से क्या हो रहा है? तुम अपनी टीचर की बात क्यों नहीं मान रही हो? जो बच्चे बात नहीं मानते वे शरारती कहलाते हैं, तुम्हें पता है ना? जब लिली ने हमें आते देखा तो उसकी बड़ी बड़ी आंखों में चमक आ गई। जैसे ही मैंने उसे उठाया, उसने अपनी बाहें मेरी गर्दन के चारों ओर लपेट लीं और मुझे छोड़ने को तैयार नहीं थी। अपनी बेटी को सुरक्षित और ठीक देखकर सेरेना के दिल को थोड़ा सुकून तो मिला, लेकिन फिर उसके माथे पर बल पड़ गए और उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलकने लगा। परेशानी की कोई बात नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है। मुझे बुरा लग रहा है कि मैं उसकी बेहतर देखभाल नहीं कर पाई। मिस्टर रिवर्स, अच्छा हुआ कि आप यहाँ आ गए। वो आमतौर पर बहुत अच्छी बच्ची है, बस पिछले कुछ दिनों से उसके मन में कुछ चल रहा है और वो मुझसे इस बारे में बात करने को तैयार नहीं है। आपको उससे और ज्यादा बात करनी चाहिए। अब मैं बाकी बच्चों को देखने जाती हूँ। हमें देखकर सू लिन ने भी राहत की सांस ली। उन्होंने जल्दी जल्दी अपनी बात कही। उनकी राय में जब कोई बच्चा कुछ छुपाता है तो वो आमतौर पर उसके माता पिता की वजह से होता है। कई लोग सोचते हैं कि बच्चों को बातचीत की जरूरत नहीं होती, पर यह सच नहीं है, क्योंकि बहुत से छोटे बच्चे अपने विचारों को सही ढंग से व्यक्त करना नहीं जानते। इसीलिए उन्हें अपने माता पिता के मार्गदर्शन और स्वस्थ बातचीत की जरूरत होती है। ठीक है प्रोफेसर सू, आपकी कड़ी मेहनत के लिए शुक्रिया। हम उससे ठीक से बात करेंगे। सेरेना ने जल्दी से सिर हिलाया। उसका चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो रहा था। सू लिन ने सिर हिलाया और डाइनिंग एरिया से चली गईं। अब स्कूल के कैफेटेरिया में हम तीनों ही बचे थे। मैं लिली को गोद में लिए हुए बैठ गया और मेज पर रखे उस खाने को देखने लगा जिसे सिर्फ 2 बार छुआ गया था। मैंने धीरे से पूछा, लिली, डैडी को बताओ कि तुम अपना लंच क्यों नहीं खा रही हो? लिली ने अपने होंठ भींच लिए और कुछ नहीं कहा। उसके हाथ अभी भी मेरी गर्दन के चारों ओर मजबूती से लिपटे हुए थे। जब मैंने उसे इस अंदाज में देखा तो मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। वो और सेरेना बिल्कुल एक ही सांचे में ढले थे, क्योंकि जब भी सेरेना के मन में कुछ होता था तो वो भी अनजाने में अपने होंठ इसी तरह भींच लेती थी। तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? इससे पहले कि मैं कुछ और कह पाता, सेरेना बोल पड़ी। उसकी आवाज में एक अजीब सी सख्ती थी जो आमतौर पर नहीं होती। इससे तो मैं भी थोड़ा चौंक गया। मैंने ऊपर देखा और अनजाने में थोड़ा पीछे हट गया। सेरेना को वाकई गुस्से में देखना दुर्लभ था। वो ऐसी लग रही थी जिससे कोई पंगा नहीं लेना चाहेगा। मेरी गोद में दुबकी हुई लिली ने भी अपना सिर झुका लिया। उसने अपना सिर झुका लिया और अपना चेहरा मेरे सीने में छिपा लिया। लेकिन एक पल बाद सेरेना ने उस नन्ही जान को अपनी गोद में उठा लिया। मैं कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसने मेरी तरफ ऐसी नज़र से देखा कि मैं आज्ञाकारी बच्चे की तरह चुपचाप बैठ गया। मैं खुद को बार बार यही समझाता रहा, पेरेंटिंग का सबसे ज़रूरी नियम यह है कि जब बच्चों को अनुशासित करने की बात आए तो चाहे कोई भी पेरेंट सज़ा दे रहा हो, दूसरे को कभी भी उसके बीच में नहीं आना चाहिए। सेरेना ने लिली को मेरी बाहों से ऊपर उठाया। वो नन्ही लड़की टेबल के पास खड़ी बेहद दयनीय लग रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू भरे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी पल रोना शुरू कर देगी, लेकिन सेरेना का चेहरा सख्त बना रहा। तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि खाना बर्बाद करना बुरी बात है? अपना हाथ आगे करो। जैसे ही सेरेना ने ये कहा, लिली इतनी डर गई कि उसका छोटा सा शरीर कांपने लगा।
आंसू आखिरकार उसके गालों पर लुढ़क आए। उसके भींचे हुए नन्हे होंठ कांपने लगे। उसने मेरी अपने डैडी की तरफ एक नज़र डाली, लेकिन मैंने अपनी आंखें नीचे झुकाए रखीं। अपनी प्यारी बेटी से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं जुटा सका। हालांकि मेरा दिल उसके लिए बैठा जा रहा था, लेकिन मैं जानता था कि मैं इस वक्त सेरेना के खिलाफ नहीं जा सकता। ये देखकर कि डैडी से कोई मदद नहीं मिलने वाली, लिली ने आखिरकार अपना छोटा सा कांपता हुआ हाथ आगे बढ़ाया। अगले ही पल सेरेना की हथेली उस नन्हे हाथ पर पड़ी। उस आवाज ने मेरे दिल को झकझोर दिया। मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था। ये पहली बार था जब लिली को उसकी माँ ने मारा था। उसका नन्हा मुंह और भी उतर गया और आंसू अब उसकी आंखों से बह रहे थे। पहले खाना खाओ। सेरेना ने उसे 1-2 बार और हल्की चपत लगाई। फिर वो घुटनों के बल बैठी, लिली को उसकी छोटी कुर्सी पर वापस बिठाया और हुक्म दिया। लिली ने आखिरकार अपने चॉपस्टिक्स उठाए। सेरेना की सख्त नजरों के सामने उसने खाना अपने मुंह में भरना शुरू कर दिया। अपने आंसुओं को पीते हुए उसने कुछ ही देर में आखिरी निवाला भी खत्म कर लिया। तभी मैंने जल्दी से उस छोटी सी बच्ची को अपनी बाहों में खींच लिया। मैंने धीरे से उसके चेहरे से आंसू पोंछे। बस, मैंने उसे धैर्य से दिलासा दिया। अब जब तुमने लंच खत्म कर लिया है तो मम्मा अब गुस्सा नहीं है। चलो डैडी को बताओ, तुम पिछले 2 दिनों से खाना क्यों नहीं खा रही थी? ईशान, क्योंकि मैं चाहती थी कि मम्मा और डैडी मेरे साथ ज्यादा वक्त बिताएं। लिली अभी भी सिसक रही थी। उसकी उंगलियां घबराहट में अपने कपड़ों के निचले हिस्से को मरोड़ रही थीं। उसने नीचे देखा और एक छोटी सहमी हुई आवाज में बात की। जब मैंने ये सुना तो मैं सन्न रह गया। मुझे लगा कि मैं समझ गया। लिली को नहीं पता था कि अपनी बात कैसे कहे, इसलिए उसने ये तरीका अपनाया ताकि सेरेना और मैं उस पर ज्यादा ध्यान दें। पीछे मुड़कर देखें तो जब से कंपनी का काम बढ़ा है, हम वाकई इस नन्ही जान का ठीक से ख्याल नहीं रख पा रहे हैं। हाल ही में सेरेना और मैं सुबह जल्दी निकल जाते हैं और रात को देर से घर आते हैं। हम उसे बस तभी देख पाते थे जब उसे स्कूल छोड़ने जाते या रात को उसे सुलाते वक्त। मैं गहरी सोच में डूब गया। अचानक मुझे लगा कि मैंने एक गलती की है, बहुत बड़ी गलती। कंपनी शुरू करने का मेरा असली मकसद सेरेना और लिली को एक बेहतर जिंदगी देना और उन्हें खुश करना था। लेकिन अब मैं काम में इतना दब गया था कि मैं अपने असली मकसद के बिल्कुल खिलाफ जा रहा था। सेरेना भी खुद को कसूरवार महसूस कर रही थी। उसने अपने होंठ काटे और मेरी तरफ देखा। मैंने ऊपर देखा और उसकी नजरों से नजरें मिलाईं।